हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि काफ़ी सैलरीड एम्प्लॉयज़ मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हमारा टीडीएस ज़्यादा कट गया है, या ये हो सकता है कि आपने रेंट की जो डिक्लेरेशन होती है वो ना दी हो। ये भी हो सकता है कि आपने डिक्लेरेशन के टाइम पर इन्वेस्टमेंट कम दिखाए हो, बाद में आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी जिसकी वजह से आपका टीडीएस ज़्यादा कट गया और अब आपका रिफंड बन रहा है और अब आप परेशान हो रहे हैं कि मैं अपनी आईटीआर कैसे फाइल करूं जिससे मेरा रिफंड टाइमली आ सके। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित विश्नोई और आज आपके लिए लाया हूं हाउ टू फाइल ITR 1 इन केस ऑफ रिफंड। अगर आपका रिफंड है तो ITR 1 हम कैसे फाइल कर सकते हैं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है जिससे हमारा रिफंड टाइमली आ सके। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट पर जाना है। यहां पर डाउनलोड्स पर जाना है। आपको डाउनलोड्स में ITR 1 सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई सी भी रिटर्न में पहले हम ये डिटरमाइन करेंगे ITR 1 फाइल करनी है, ITR 2। अगर आपको नहीं पता आपके लिए कौन सी एप्लीकेबल, तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारे लिए ITR 1 एप्लीकेबल होगी क्योंकि जिसकी हम ITR भरने वाले हैं उनकी सैलरी, अदर सोर्सेज और सेविंग बैंक की इनकम है। इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, ना तो उन्होंने शेयर्स में डील करी। अगर आप शेयर्स में डील करते हैं तो ITR 2 आपके लिए जाएगी। ITR 2 का फॉर्म अभी नहीं आया है, तो हमारे केस में ITR 1 है, तो मैं ITR 1 फाइल करने वाला हूँ। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? सिलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड जिप फोल्डर में आएगी। इस जिप फोल्डर को मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करके एक अलग फोल्डर में ले जाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक कॉपी कर लिया है, इसे फिर मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा राइट क्लिक करके, एक्सट्रैक्ट हियर। और यहाँ आप देखेंगे एक्सेल फाइल आ चुकी है, एक्सेल यूटिलिटी। इस पर हम क्लिक करेंगे, इनेबल एडिटिंग, और जैसे ही आप करेंगे डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा। ग्रीन सेल डाटा एंट्री, ग्रीन सेल में आपको एंट्री करनी है। रेड सेल मैंडेटरी है, कट कॉपी पेस्ट इसमें नहीं करना है। तो ये तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ओके कर देंगे। तो अभी तक हमने डाउनलोड करा, एक्सट्रैक्ट करा, यूटिलिटी ओपन कर ली। इसके बाद जिसकी हमें रिटर्न फाइल करनी है उसे हम लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स की साइट पर। वो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 26AS। छब्बीस AS में हमने देखा यहाँ पर ये टोटल अमाउंट आ रहा है, TDS आ रहा है। इसके नीचे देखेंगे क्योंकि काफ़ी लोग क्या है, डिविडेंड शेयर्स, डिविडेंड मिलता है जो शेयर्स में डील करते हैं या म्यूचुअल फंड में डील करते हैं, तो 194K में आपका TDS यहाँ पर कटा हो सकता है, FD हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल लास्ट तक इसे ज़रूर देखें। ये हमने देख लिया। इसके बाद मैं AIS ओपन करूँगा, सर्विसेज में जाएंगे, AIS देखेंगे, प्रोसीड, AIS। यहाँ पर हमारा सैलरी के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। एक और चीज़, यहाँ पर देखिए सैलरी हमारी ऊपर 7,62,188 दिखा रहा है, नीचे 10,73,000। तो जो आपकी एक्चुअल सैलरी है, या तो फॉर्म 16 आपको मिला होगा उस पर बेस पर आप ले सकते हैं, या बैंक स्टेटमेंट के बेस पर ले सकते हैं। आप ना तो इसे माने ना इसे माने और ना ही TDS वाली को माने, जो आपकी एक्चुअल सैलरी आई है। अब कोशिश ये करें कि जो TDS वाली सैलरी आ रही है इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम ना हो आपकी सैलरी। अगर इससे कम आ रही है तो आपको TDS में अमेंडमेंट कराने पड़ेंगे अपने एम्प्लॉयर को बोलकर, क्योंकि कम में नोटिस आने के चांसेस होते हैं। तो एटलीस्ट या तो जितनी इसमें आ रही है इतनी हो, या इससे ज़्यादा हो तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, ये हमने दोनों चीज़ें कर ली। इसके बाद मैं ई फाइल पर जाऊँगा, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड प्रीफिल्ड डाटा। इस पर मैं क्लिक करूँगा, असेसमेंट 23-24 डाउनलोड। ये वाली फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इस वाली फाइल को हम एक्सेल यूटिलिटी में जाएंगे और इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करने के बाद ओके, और ये वाली फाइल हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये वाली फाइल हमारी इंपोर्ट हो गई है। सबसे पहले जो आपको वेरीफाई करना है वो है 26AS में जो डाटा आया है वो सही आया है या नहीं आया। तो हम चलते हैं TDS में। देखिए TDS यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो TDS आपको मैनुअली यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। तो हम मैनुअली फीड कर देते हैं, क्योंकि TDS अगर आपने गलत फीड कर दिया तो आपका रिफंड नहीं आ पाएगा। सबसे पहले हमने TDS अपना डाल दिया है। मेन चीज़ ये होती है, TDS हमारा ये मैच होना चाहिए, और किसी से TDS नहीं कटा। सैलरी से जो TDS है वो TDS 1 वाले शेड्यूल में जाएगा,
अदर देन सैलरी से नीचे जो शेड्यूल दे रखे हैं वहाँ पर आपका फीड होगा। अब हम इनकम डिटेल्स फिल करते हैं। देखिए प्री फिल से सारा डाटा हमारा ऑटोमेटिक आ चुका है। जो चीज़ें फिल होने से रह गई हैं वो हम फिल करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आपका जो भी कैटेगरी है वो आप कर देंगे। कोई पब्लिक, पेंशनर्स, पेंशनर अदर्स, नॉट एप्लीकेबल, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, पीएसयू, पेंशनर्स, अदर्स, तो हमारे लिए अदर्स है, अदर्स हमने कर दिया है। क्या आप 139(1)(7) प्रोविजन में रिटर्न फाइल कर रहे हैं? नो। इसके बाद ये पूछ रहा है कि फाइल कौन से सेक्शन में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो अभी ऑन एंड बिफोर ड्यू डेट हम फाइल कर रहे हैं। 139(1) सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, ये आपकी आती है टोटल सैलरी, कि आपकी टोटल सैलरी यहाँ पर कितनी है। तो हमारी सैलरी कितनी है ये वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से परक्विजिट्स हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लीव सैलरी, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंसेस, अलाउंसेस हमारे लिए जरूर एग्जम्प्ट वाले कैटेगरी के हैं, तो जो भी आपके अलाउंस है जैसे एचआरए हैं, जितना भी आपका एग्जम्प्ट है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एचआरए की कैलकुलेशन अलग से होती है। अगर आपको नहीं पता आपका एचआरए कितना है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमारी बेसिक इतनी है, सैलरी इतनी है, तो मैं आपको बता दूंगा और इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि एचआरए की कैलकुलेशन कैसे होती है। हमने अपने केस में पहले से अपना एचआरए कैलकुलेट कर रखा है। तो इतना मेरा एचआरए एग्जम्प्ट हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ। अगर कोई और भी अलाउंसेस है आपका तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, उस अलाउंसेस को यहाँ पर लिख सकते हैं, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, टोटल सैलरी में से वो चीज़ माइनस हो जाएगी। 50,000 रुपये की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप हाउस प्रॉपर्टी, आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी और आपने हाउसिंग लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट की यहाँ पर छूट मिलेगी। तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी को आप सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर है तो आपकी। इसके बाद इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट जितना भी आ रहा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे केस में जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, उसकी छूट भी मिल जाएगी। इसके नीचे आएंगे अदर सोर्सेज में, आपका अगर रिफंड था लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर रिफंड पे कितना इंटरेस्ट मिला वो आएगा। टर्म डिपॉजिट का इंटरेस्ट आएगा, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आएगा। इसके अलावा कोई और अदर सोर्सेज से इनकम है वो भी यहाँ पर आएगी। अभी हमारा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8,500। सेविंग बैंक इंटरेस्ट जितना भी आप लिखेंगे उतनी उसकी डिडक्शन मिलेगी, मैक्सिमम अमाउंट 10,000 डिडक्शन का। तो 80 TTA में हाथों हाथ हम लिख देंगे जिससे बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं क्या सेविंग बैंक इंटरेस्ट दिखाना ज़रूरी है क्योंकि इसकी छूट मिल जाती है उतने अमाउंट की। यस, दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम इससे इंक्रीज होती है, बाद में डिडक्शन आपको मिलती है, तो इसे स्किप नहीं करना है। और काफ़ी लोग रिफंड आने के बाद रिफंड का इंटरेस्ट लेना भूल जाते हैं इनकम में, उस चीज़ को भी आपको लेना है। अब आते हैं हम आगे, इनकम डाल दिया, अदर सोर्सेज से मैंने इनकम डाल दिया, अब डिडक्शंस डालते हैं। 80C में हमारे 1.5 लाख पूरी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और डिडक्शन है तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। लास्ट में टोटल इनकम अपनी टैली करेंगे और इसके बाद आप कैलकुलेट टैक्स पर टिक करेंगे। कैलकुलेट टैक्स पर आप जैसे टिक करेंगे कोई एरर वगैरह रहती है तो वो आ जाएगी। जैसे हमारे में 2 एरर आ रही है कि हमने टाउन सिटी नहीं लिखा, तो वो हम लिख देते हैं टाउन सिटी। और एक ऑप्शन ये वाला रह गया था सिलेक्ट होने से, इसे भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोबारा हम कैलकुलेट पर टैक्स पर टिक करेंगे। इसके बाद एक एरर इन्होंने दूसरी शीट पर दी, 80D को आपने क्लेम नहीं करा, तो 80D को आप चाहे कुछ करें ना करें इसे नो जरूर कर दीजिए, अदरवाइज ये एरर देता रहेगा। फिर दोबारा से फर्स्ट शीट पर आएंगे, देन कैलकुलेट टैक्स, प्लेस और लिखना है अभी आपको, प्लेस बिजनौर, जो भी आपका मतलब प्लेस होता है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। देन कैलकुलेट टैक्स। इस वाले जो भी आप अकाउंट देंगे, देखिए अकाउंट के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। जो अकाउंट आप ITR में देंगे वो आपका अकाउंट प्री वैलिडेट होना चाहिए, वो मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बार। यहाँ से आपको यहाँ जाना है, माई प्रोफाइल पे जाना है, बैंक अकाउंट पर जाना है और ये देखिए यहाँ पर अकाउंट आ रहा है, इसे नॉमिनेट फॉर रिफंड पर टिक करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी लोग नॉमिनेट फॉर रिफंड पर टिक करना भूल जाते हैं, इसे नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद यही वाला अकाउंट आपका यहाँ पर आएगा और इसे टिक करेंगे रिफंड के लिए। अगर आपके 4 अकाउंट है, वैलिडेट एक हो रखा है, तो उस वैलिडेट वाले अकाउंट पर आपको टिक करना है रिफंड के लिए, अदरवाइज आपके रिफंड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमने टिक कर दिया है। अब एक बार इनकम डिटेल्स पे जाते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं टैक्स। तो अब ये हमारी ITR बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब आप देखेंगे रिफंड कितना बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आपका रिफंड आ गया है। ये वाला रिफंड आपके अकाउंट में अपने आप ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम JSN बनाएंगे, जनरेट JSN।
ये कह रहा है TDS वेरीफाई कर लीजिए, ओके ओके ओके, हमने वेरीफाई कर लिया, सेव JSN। तो अब ये वाली फाइल जो है JSN, ये वहीं पर सेव हुई होगी जो हमने फोल्डर बनाया था। ये देखिए ये वाली फाइल आ गई है। अब हमें क्या करना है, डैशबोर्ड पर जाना है, दोबारा से ई फाइल पर जाना है, ई फाइल पर जाके इनकम टैक्स रिटर्न पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, देन असेसमेंट ईयर 23-24, रिटर्न फॉर्म 1, ऑडिट हम पे एप्लीकेबल नहीं है, ITR 1, देन कंटिन्यू, अटैच फाइल, जो हमने JSN बनाया ITR 1 के फोल्डर के अंदर जाएंगे, ये वाला JSN यहाँ से अपलोड कर देंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल, देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो अगर आपका रिफंड होता है तो कोशिश आपको पहले वाले ऑप्शन पर करनी है, इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन बाय आधार OTP। इसमें क्या होगा, आपका इमीडिएटली OTP चला जाएगा और हम हैंड टू हैंड OTP डालकर तो हमारी ई वेरीफाइड कॉपी हाथों हाथ निकल जाएगी। क्योंकि रिफंड के केसेस में अगर हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो मैंने देखा है कि 80% केसेस में हमारा रिफंड काफ़ी तेज़ी से आया है। दूसरा ऑप्शन, अगर आप इमीडिएट OTP नहीं डाल सकते तो यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ, आप रिटर्न यहाँ से सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद OTP से वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक पूरा प्रोसीजर कि अगर आपका रिफंड आता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। पहले हमने ITR फॉर्म सेलेक्ट करा कि कौन सा हम लोगों के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद हमने यूटिलिटी डाउनलोड करी, उसे एक्सट्रैक्ट करा, जो प्रीफिल था डाटा वो हमने प्रीफिल करा, फिर TDS को हमने वेरीफाई करा, अपना TDS जो हमने एक्सेल यूटिलिटी में फिल करा है। उसके बाद बैंक अकाउंट हमने प्री वैलिडेट करा कि जो प्री वैलिडेट हुआ है वही हमने रिफंड के लिए सेलेक्ट करा, सारी इनकम की डिटेल्स डाली, डिडक्शंस डाली। उसके बाद हमने JSN जनरेट कर JSN को इंपोर्ट करा और फिर हमने इंस्टेंट OTP से अपने रिटर्न को सबमिट करा। तो दोस्तों ये एक बहुत मतलब सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया है एंड आई एश्योर यू कि अगर आप इस तरह से रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका रिफंड 100% आएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो कंसल्टेंट की मदद जरूर लें, क्योंकि ये ITR एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, जैसे मेडिकल रिपोर्ट होती है, तो इसे लाइटली ना लें। और आप ये वाली सर्विसेज हमसे भी ले सकते हैं, हम इस सर्विसेज के लिए आपकी पूरी हेल्प करेंगे और इवन नेक्स्ट ईयर की टैक्स प्लानिंग में भी हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें भेज सकते हैं तो हम आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, हो सकता है आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप चाहते हैं इस तरह की अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।